हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए जो कि बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहते हैं। 11th क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि करेंट सिनेरियो से रिलेटेड है, दैट इज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस आपका 5th चैप्टर है और इस चैप्टर की बात करें, खास बात यह है कि आज के डेट में जिस तरीके से बिजनेस किया जाता है हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है। अभी तक हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़े, ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े, मगर आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आप जानते हो पहले आपके दादा के टाइम पे बिजनेस करने का तरीका अलग था। आज के डेट में आपके टाइम पे, आपके पास पिताजी के टाइम पे बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग था और आज के टाइम पे बिजनेस करने का तरीका अलग है। तो जैसे जैसे समय चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं, नीड चेंज होते हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रीफरेंस चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो साथ ही साथ बिजनेस करने का तरीका भी चेंज होता है। पहले अगर आप गुड्स खरीदना होता था तो आप दुकान जाते थे, कस्टमर दुकानदार को देख रहा है, दुकानदार सेलर को देख रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है और उसके बाद गुड्स डीलिंग हो रहा है। ठीक है, मगर आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के माध्यम से फ्लिपकार्ट है ना, जियो मार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सेलर कौन है इवन आपको पता भी नहीं होता। बस जो आपको गुड्स लेना है आप उसका पिक्चर्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं, प्राइस देखते हैं, डील समझ में आता है, ऑर्डर प्लेस करते हैं, या तो प्री पेमेंट करते हैं या तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस से ये फार डिफरेंट है। और खास बात क्या है, इतना सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है इस बिजनेस को कि कभी भी आपको गलत पार्सल आपके हाथ में नहीं आता। अब देखो, चांसेस ऑफ एरर तो हर जगह है, मगर यहाँ पर आप अगर 100 पार्सल मंगाओगे तो बहुत कम चांसेस है एरर का, और हो सकता है कि एक आध पार्सल आपका मिस्टेक से अलग कलर आ गया या फिर दूसरा पार्सल आ गया, इवन वो भी बहुत कम होता है, मगर ह्यूमन एरर हो सकता है। 99.99% आपका जो है एकदम परफेक्शन रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि बिजनेस करने का तरीका जो है वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए, पहले आपको अगर सेकेंड हैंड गुड्स खरीदना होता था, सेकेंड हैंड गुड्स खरीदना होता है, जैसे सेकेंड हैंड कार खरीदना है, सेकेंड हैंड बुक्स खरीदना है, सेकेंड हैंड सोफा खरीदना है, तो कहीं ना कहीं आप लोकल मार्केट में जो सेकेंड हैंड मार्केट हुआ करता है वहां आप जाते हैं। जैसे हमारे सिटी में कोतवाली के पास बुक के लिए है सेकेंड हैंड बुक। अगर कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, वो आपसे हैवी कमीशन चार्ज कर लेगा। अगर 50,000 का डील हो रहा है तो 4-5 हजार तो उसका कमीशन ही हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए आपके सामने क्या है, OLX है, 24x car.com है। देखते हो धोनी भी ऐड करता है बहुत सारी कार की कंपनी का, कार सेकेंड हैंड कार, है ना, कि आपके कार का पोटेंशियल बायर यहाँ हो सकता है, वहां हो सकता है, कहाँ कहाँ रहता है, इधर उधर। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में सेकेंड हैंड गुड्स का भी सेल परचेज करने के लिए, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। पहले अगर आपको अपार्टमेंट लेना होता था तो आप फिजिकली जाकर देखते थे। आज के डेट में बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो अपार्टमेंट का फोटो कैप्चर करके 3D फॉर्म में अपने वेबसाइट पे अपलोड करके रखते हैं। लोकेशन आपको पता है, आप क्लिक करिए, अगर आपको अच्छा लगा एक बार वेरीफाई कर लीजिए ऑनलाइन, और अगर अच्छा लगा तो जाकर फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। बात समझे? तो इससे हरासमेंट भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में बिजनेस करने का तरीका जो है वो एकदम चेंज हो चुका है। बहुत सारा बिजनेस ऐसा होता है जो डायरेक्ट आप सेलर से बायर तक, आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस इस ऐसे मॉडल पे काम करते हैं जहां पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। फिर आप बहुत सारे बच्चे सुने होंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग वाला बिजनेस जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी सुने होंगे, जहां पर जैसे वेस्टीज है, एमवे है ना, बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। तो ये भी एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का ही पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग कहने का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग कहने का मतलब जैसे एमवे की बात करें,
एमवे एक प्रोड्यूसर है, न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स देता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देता है, बहुत सारे चीजें, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट भी बेचता है। तो एमवे कभी भी किसी को दुकानदार के माध्यम से गुड्स नहीं बेचती, वो जब भी बेचती है तो डायरेक्ट अपने एजेंट के द्वारा पर्सनल सेलिंग करती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरीके के बिजनेस फॉर्म्स है जहां पर अलग अलग तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है और बेसिकली फोकस रखेंगे इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी कि आज इंटरनेट को यूज करके जो बिजनेस किया जाता है बेसिकली उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंटेंट में और क्या क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं। बेसिकली अगर आप चैप्टर की बात करें तो ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस किया जाता है, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में आउटसोर्सिंग बहुत आज के डेट में बहुत पॉपुलर है ये चीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग डिस्कस किए अभी आपके साथ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडर्न एरा वर्ल्ड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन चेंज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, in response to this, business throughout the world in changing its organization, way of working and use of technology, business process and are being redesigned। ठीक है, कहीं ना कहीं आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, नए टेक्नोलॉजी की वजह से आज बिजनेस करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली चेंज होते चला जा रहा है और एक नई सिरे से बिजनेस किया जा रहा है। The major changes in the mode of business is emergence of e-business। सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ है, तो ये जो ई बिजनेस आया है, ई कॉमर्स आया है एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज के डेट की बात करें तो ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में। यानी कि आज के डेट में जो बिजनेस को नए लेवल पे ले जा चुके हैं हम लोग, वो ऑल बिकॉज ऑफ ये तीनों के कारण, ई बिजनेस, ई कॉमर्स और बीपीओ। ठीक है, अब एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, ई मतलब है यहाँ पे इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करके कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज करके कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे ई बिजनेस। ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। आपको पता है बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स। फर्म यूज नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट दे ऑल्सो प्रीफर टू हैव देयर प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर देयर इंटरनल फंक्शनिंग। सिंपली कहने का मतलब आज के डेट में जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है, तो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, हर फैसिलिटीज जो है, जितने भी फैसिलिटीज एमिनिटीज चाहिए बिजनेसमैन को एक बिजनेस करने के लिए, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करें तो देखो यहाँ पे ई बिजनेस को क्लासिफाई किया गया 4 स्कोप में। ठीक है, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी और इंट्रा फर्म, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। ठीक है, The e-business include carrying on planning, organizing, marketing, production। E-business में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं हम लोग अपने बिजनेस का, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारा काम होता है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज involved in electronic transaction. These transaction are extended in 4 direction। बहुत अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन किया जाता है ई बिजनेस में, और इसी ई बिजनेस में जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहला है बी टू बी।
अब ये बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है बिजनेस। यहाँ पर बी का मतलब क्या है? बिजनेस यूनिट। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बी टू बी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप हीरो का बाइक खरीदने गए, हीरो का बाइक खरीदे, कौन सा? तो भाई स्प्लेंडर, छोटा सा बाइक ही खरीद रहे, स्प्लेंडर खरीद रहे। तो बाबू स्प्लेंडर का बाइक में आप देखोगे टायर हीरो का नहीं रहेगा, वहां पे एमआरएफ का टायर हो सकता है, सीएट का टायर हो सकता है। बात समझे? तो मान लीजिए आप जो बाइक खरीदे उसमें एमआरएफ का टायर है, तो तुम एमआरएफ का बाइक तो खरीदे नहीं, तो एमआरएफ का टायर कैसे आ रहा है उसमें? क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है? आउटसोर्सिंग कर ले रहा है, बी टू बी ट्रांजेक्शन हो रहा है। यानी कि एमआरएफ टायर की बात करें तो वो मार्केट में भी टायर बेचता है और कंपनी को डायरेक्ट भी बेचता है। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट बेच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बी टू बी कॉमर्स, है ना। जैसे बाइक की बात करें तो बाइक में बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजन। तो हीरो कंपनी इंजन खुद बनाती है, मगर मीटर की बात करें, सीट की बात करें, टायर की बात करें, क्लच वायर की बात करें, तो मैक्सिमम चीज कंपनी अदर कंपनी से खरीद लेता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? बी टू बी। एमआरएफ कंपनी अपना टायर हीरो कंपनी को बेच रहा है, इसको बोलेंगे बी टू बी। मगर एमआरएफ डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है तो उसको बोलेंगे बी टू सी। ठीक है, अब हम इंजन बना लिए मगर उसमें टायर लगा ही नहीं, तो क्या फायदा? बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं बी टू बी के कारण होता क्या है? यूटिलिटी क्रिएट होता है। यूटिलिटी क्रिएट मतलब चीजें उपयोगजनक होती है। अब बताओ आप स्कूटी खरीदने गए, बिना टायर का आपको दे रहा है, क्या फायदा? क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो जब तक उसमें टायर नहीं लगेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ काम करती है तो यूटिलिटी का क्रिएशन होता है। अच्छा, दो बिजनेस आपस में यहाँ पे डिस्कस भी किया होगा, पहले एग्रीमेंट हुआ होगा, तब जाके एमआरएफ अपना टायर हीरो को दे रहा है और हीरो अपने बाइक में उसका टायर लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोलेबोरेशन भी है दो कंपनी के बीच में। बात समझ में आया? कॉमर्शियल निगोशिएशन भी होता है, यानी कि जनरली आदान प्रदान। आदान प्रदान कहने का मतलब लेन देन। ठीक है, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को गुड्स दे रहा है, वो पैसा पे कर रहा होगा। तो बी टू बी की बात करें तो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस यूनिट मतलब अब जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही बिजनेस, दो या तीन चार बिजनेस भी हो सकता है, इसको कहेंगे बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। दिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या हो सकता है ये याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलेबोरेशन होता है, कॉमर्शियल निगोशिएशन होता है। ठीक है, इनविटेशन, इनवाइटिंग टेंडर। इनवाइटिंग टेंडर मतलब क्या होता है? इनवाइटिंग टेंडर मतलब कि आप जैसे कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भाई हमको हर महीने 5 लाख टायर चाहिए। मान लीजिए हीरो कंपनी एक टेंडर निकाला कि हमको 5 लाख टायर चाहिए। ठीक है, अब आप इस क्वालिटी का चाहिए, हर महीने 5 लाख पीस चाहिए टायर, इस क्वालिटी का चाहिए, कौन कंपनी कितना में प्रोवाइड करेगा? तो एमआरएफ बोला हम 600 रुपये पर टायर देंगे, सीएट बोला 650 रुपये पर टायर देंगे सेम क्वालिटी का। तो जिसके साथ कंपनी को सबसे सस्ता मिलेगा कंपनी उससे टाई अप कर लेगी, तो उसको कहते हैं इनवाइटिंग टेंडर। ठीक है ना, इनवाइटिंग टेंडर मतलब बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना। टेंडर मींस, हाँ टेंडर मींस आप डील कर सकते हो, बड़ा बड़ा जो डील होता है। जैसे इंडियन रेलवे जब अपना रेलवे बॉगी बनवाती है तो उसमें बल्ब भी लगता है, ट्यूबलाइट लगता है, फैन लगता है। तो मान लीजिए ट्यूबलाइट के लिए टेंडर निकला कि इंडियन रेलवे को 1 करोड़ ट्यूबलाइट चाहिए 10 वाट का। अब जो कंपनी सबसे सस्ता टेंडर लगा दे, फिलिप्स वाला बोला हम 50 रुपया में देंगे, है ना, सिस्का लाइट्स बोला कि हम 48 रुपया में दे देंगे, तो जहां से सस्ता मिल जाएगा इंडियन रेलवे वहां से डील फाइनल कर लेगी। तो इंडियन रेलवे भी बिजनेसमैन है, बिजनेस एक अलग बिजनेस यूनिट है, और सिस्का एलईडी वो भी एक अलग बिजनेस यूनिट है। तो दो बिजनेस आपस में जो डील करेंगे उसको बी टू बी करेंगे, और इसमें टेंडर भी इनवाइट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो गुड्स पहुंचता है। बात क्लियर है? एक डिस्ट्रीब्यूटर
मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो ये भी B2B में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम पूरे गया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिलीवर का गुड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर का गुड्स, तो हम भी बिजनेस ही हैं, हम कंज्यूमर नहीं है। तो हम मैं फैक्ट्री जो बिजनेस है वहां से डायरेक्ट खरीदते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, B2B में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका B2C। ये तो भाई आप लोग रोज करते हो, आप दुकान से कुछ सामान खरीद रहे हैं, मार्केट से सब्जी खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी, ये हो गया B2B। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप जाते हो कपड़ा खरीदे, घर पे आए कपड़ा अच्छा नहीं था, कंप्लेन किए, तो उसको कहेंगे C2B। C2B कहने का मतलब जब कस्टमर अपना फीडबैक बिजनेसमैन को देता है, भैया पिछले बार आप गुड्स खराब दे दिए थे, ये लीजिए वापस करिए ये सामान, बात समझे, तो इसको कहते हैं फीडबैक। तो किसी भी तरीके का फीडबैक हो रहा है, तो कस्टमर कुछ अपना सजेशन दे रहा है बिजनेसमैन को, तो इसको बोलेंगे C2B। बात समझे। तो C2B का भी होना बहुत जरूरी है। हम आपको गुड्स बेच रहे हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोबारा आप कभी मेरे पास ना आए। ठीक है। तो B2C मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर are known as B2C transaction. B2C enable the businessman to remain in touch with the customer on round the clock basis. Round the clock basis मतलब B2C के कारण तो कस्टमर से आप इंटरेक्ट करते हैं, है ना। एंड B2C also give a scope for C2B transaction। और जैसे ही B2C हुआ, बिजनेसमैन कस्टमर को बेचा, तो एक नया स्कोप क्रिएट होता है C2B। अब जो कस्टमर खरीदा है वही ना कंप्लेन करेगा, बात समझे। पहले अगर B2C नहीं होगा, बिजनेस अगर कस्टमर को नहीं बेचेगा, तो क्या डायरेक्ट बिना कुछ खरीदे आप जाके कंप्लेन कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो पहले B2C होगा, तब जाके स्कोप किसका क्रिएट होता है, C2B का। यानी कि अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या करेगा, आके कंप्लेन करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम्स वगैरह है वो चीज। तो दैट इज द कस्टमर कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर, है ना। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोदरेज, या फिर मान लीजिए आप फ्रिज खरीदे, फ्रिज खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, कंपनी के कॉल टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे कि भैया 1 महीना हुआ फ्रिज खराब हो गया, सर्विस सेंटर का बंदा आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, C2B बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है, B2C ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। अच्छा, सम पोर्शन एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, फिल्म टू अट्रैक्ट द कस्टमर आल्सो यूज्ड टू B2C सेगमेंट, है ना। कभी कभी अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी अट्रैक्ट किया जाता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होता है, आप कोई गुड्स खरीदे, गुड्स को खरीदने के बाद आपको जो सर्विस मिल रहा है, जैसे सेल कर दिए, एसी खरीदे आप, इंस्टॉलर घर पे आया, इंस्टॉल किया, आफ्टर सेल सर्विस, ये क्या हो जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस हो जाएगा। अरे एसी आप खरीदे हो तो खुद थोड़ी उसको इंस्टॉल करेंगे, कोई इंजीनियर आएगा वो इंस्टॉल करेगा, इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। या फिर आप 1 साल का वारंटी था, 6 महीने के बाद खराब हो गया, आपको कंपनी का बंदा आके आपका गुड्स को गुड कर दिया, यानी कि मेक गुड कर दिया, यानी कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये भी आफ्टर सेल सर्विस में आता है। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटी करना, लॉजिंग कंप्लेन बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कोई कंप्लेन दर्ज कराना, मार्केटिंग करना, ये सारा किसके अंदर में आ जाएगा, कौन से एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा, B2C में आ जाएगा। बात क्लियर है। आई होप कि आपको पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा C2C। C मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब बताइए, कई बार क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, हम ये मोबाइल आपको बेचना चाहते हैं, हम पहले बिजनेसमैन से खरीदे, तो जब हम ये मोबाइल फर्स्ट टाइम खरीदे तो बिजनेस से कंज्यूमर तक आया, यानी कि B2C में हम कर दे। मगर 2 साल यूज करने के बाद हम आपको बेचना चाह रहे हैं, तो हम भी कंज्यूमर हैं, और अब आप इसको कंज्यूम करोगे तो आप भी कंज्यूमर है।
तो इसको क्या बोलते हैं, C2C, यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स जो बेचा जाता है। OLX हो गया, car24.com हो गया, या फिर magicbricks.com हो गया। बहुत सारा साइट है ऑनलाइन आज के डेट में, या फिर ऑफलाइन भी देखते हो। अब गांधी जी का चश्मा आप खरीद लिए, गांधी जी का डंडा खरीद रहे हो, विजय माल्या खरीदा था, अपने ऑफिस में गांधी जी का चश्मा लगाया था वो, आज ऐसा उसका हालत हो गया कि, है ना, बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कोई एंटीक पीस खरीद रहे हैं, पहले कोई और खरीदा था, आज आप खरीद रहे हो। एक मोदी जी का कोट था जिसमें मोदी मोदी लिखा हुआ था, वो बहुत महंगा बिका था। ठीक है, फिर वो कुछ दिन रखेगा, वो किसी और को बेच देगा। तो इसको कहते हैं C2C, जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिकता है। सर C2C में जनरली क्या बिकता है, बुक वगैरह बिकता है, एंटीक आइटम बिकता है, कार, 4 व्हीलर, फर्नीचर्स, बहुत कुछ आज के डेट में बिकने लगा। तो बेसिकली कंज्यूमर के द्वारा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको C2C बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर जो है ना, जो चीट करते हैं, दूसरे को कुछ दूसरा प्रोडक्ट दे दिए, बोले कुछ और दे दिए कुछ और। उस केस में एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, है ना, बता भी सकता है कि हाँ ये जो है चीटर है, इसे आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है, देखिए अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए B2B, B2C और C2C, इसमें बिजनेसमैन एक अलग बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील कर रहा है। मगर कई बार क्या होता है कि एक ही बिजनेस के अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, या फिर एक ही कंपनी का अलग अलग डिवीजन भी है। एक डिवीजन में कॉस्मेटिक सामान बन रहा है, एक डिवीजन में मेडिसिन बन रहा है, एक डिवीजन में स्टेशनरी प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ITC की बात करें, हर सेगमेंट में वो इन्वॉल्व है। तो इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है, इंट्रा, नाम देखिए इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है बेसिकली एक ही संस्था में ट्रांजैक्शन होना। तो एक ही फर्म के अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से डील कर रहा है, बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंट्रा बी ट्रांजैक्शन। यानी कि यहाँ पर दो कंपनी नहीं है, कस्टमर नहीं है, एक ही कंपनी के अंदर में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दिस रेफर्स टू ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज और द पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। एक ही फर्म के दोनों पर्सन्स हैं, ठीक है, पार्टीज हैं। इट इज द ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, विद इन द फर्म मतलब एक ही फर्म के अंदर में, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। जनरली द फर्म हैज टू डील विथ इट्स सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स, है ना, ट्रांजेक्शन। और इसको एक्सप्लेन किया गया है, देखिए क्या कह रहा है, the intra B commerce transaction make it possible for the firm to improve their speed and efficiency। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, काम करने का क्षमता, स्पीड कैसे बढ़ेगा। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसे मान लीजिए कस्टमर का क्या डिमांड है, कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर किस तरीके के गुड्स को लाइक कर रहा है, किस चीज को डिसलाइक कर रहा है, किसका काम है, रिसर्च डिपार्टमेंट का काम है। जो डिपार्टमेंट मार्केटिंग करती है, रिसर्च करती है, उसका काम है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये इवेल्युएट किया कि कंपनी को इस तरीके का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, इस तरीके का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो ये किससे डील करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से डील करेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बात मानने को तैयार ही नहीं है, बात मान ही नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिल के जब तक काम नहीं करेगा तब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, wants to make some changes in the design of product, प्रोडक्ट में चेंजेस चाहता है कि हाँ भाई शेप एंड साइज चेंज हो जाए,
प्राइस में चेंज हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग का रिसर्च किया तब पता चला। दे कैन इमीडिएटली डू बाय कॉन्टेक्टिंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स। तो मार्केटिंग किसके पास जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कि भाई आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करो, इसमें ये चीज होना चाहिए, कस्टमर का डिमांड है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा परचेज डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे B2 इंट्रा बी। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन। नो डिले एंड इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन, और इंस्टेंटली एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक है, चलिए। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन इंप्रूव, अच्छा इससे होगा क्या? दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? सेल देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, हालांकि मार्केटिंग का ही पार्ट होता है सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का ध्यान रखेगा कि एम्प्लॉय कब ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, एम्प्लॉय का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। अब बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि भैया हमको 50 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, HRM डिपार्टमेंट सुन ही नहीं रहा, कान में रुआ डाल के बैठा हुआ है ना, तो क्या फायदा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो सारे डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। फास्टर डिसीजन है ना होना चाहिए। इंट्रा बी कॉमर्स ऑल्सो हेल्प द फर्म टू इंटरेक्ट विद देयर एम्प्लॉय, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। दे कैन सेंड रिपोर्ट टू ऑफिस थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू इंटरेक्शन होता है। बहुत सारा तरीका है, एक फॉर्मल लेटर हो गया। देखिए इंटरेक्शन का कोई भी तरीका हो सकता है, मगर मेन मकसद यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रा बी कॉमर्स में एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म, दो डिपार्टमेंट के बीच में एक ही फर्म के अंदर में, प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक ही डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है सारे डिपार्टमेंट के बीच में। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट करना मतलब लोगों को इनवाइट करना कि आइए मेरे यहाँ जॉब करिए, उनको फिर सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना। देखो ये रिक्रूटमेंट जो है ना बाबू, ये वर्ड को समझो। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 50 क्लर्क का जरूरत है, 50 वर्कर का जरूरत है, तो अब हम क्या करेंगे? हम एडवर्टीजमेंट देंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे कि आइए मेरे यहाँ अप्लाई करिए, मेरे यहाँ 50 वैकेंसी है। तो लोगों को इनविटेशन देना, जनरल पब्लिक को इनवाइट करना कि आइए ज्वाइन विथ अस, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आएंगे और आपके यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है? सिलेक्शन। अब मान लो 200 लोग अप्लाई कर दिया, तो अब इसमें से हम छटैया करेंगे, 50 लोगों को सेलेक्ट करना, बाकी 150 को रिजेक्ट करना है, तो उसको क्या कहेंगे? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन जब कर लिए 50 का, तो उसको क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देंगे तब ना काम करेगा, कि आते के साथ काम करना चालू कर देगा। ठीक है, चलो। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर, मैनेजर के द्वारा रिपोर्ट होना वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना एक ग्राफ बना रहा, देखो यहाँ पे क्या, सप्लायर और ये फर्म। तो सप्लायर फर्म को दे रहा है, यानी कि ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? B2B। ठीक है, फिर ये फर्म है और ये कस्टमर है, तो इसको क्या बोलेंगे? B2C। एक फर्म एक कस्टमर को बेच रहा है, एक बिजनेसमैन कस्टमर को बेच रहा है, और ये कस्टमर, और यहाँ पे भी मान लो कस्टमर है, ठीक है, यहाँ पर भी कस्टमर है, तो C2C इसको बोलेंगे। बात समझे? चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। आई होप कि आपको जो भी आज बताएं वो सब कुछ क्लियर होगा। टिल देन थैंक यू सो मच। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे।